आज हम झारखंड के इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं। ये 18वीं सदी की बात है जब मराठा सेनाएं इस इलाके से बार बार गुजर रही थीं। हाँ बिल्कुल। और इसका असर देखिए कितना बड़ा था कि यहाँ के जो नागवंशी राजा थे उन्हें अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट ले जानी पड़ी। अच्छा, क्यों? सुरक्षा के लिए? हाँ, सोचा गया कि पालकोट ज्यादा महफूज है। लेकिन कुछ ही दशक बाद मराठा हमलों ने पालकोट को भी असुरक्षित बना दिया। शायद वो मराठा सीमा के ज्यादा पास भी था। अच्छा, और ये सब शुरू हुआ 1740 के बाद, जब उदयनाथ शाह की मृत्यु हुई। फिर उनके भाई श्याम सुंदर नाथ शाह का राज आया। जी। उनके शासनकाल में ही 1745 तक मराठों के हमले शुरू हुए। असल में हुआ ये कि जब अलीवर्दी खान बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब बने, हाँ, तो मराठों का ध्यान जो पहले दक्षिण में था वो बंगाल की तरफ गया। बंगाल उपजाऊ था, अमीर था, और झारखंड रास्ते में पड़ता था। बिल्कुल, बंगाल जाने का रास्ता झारखंड से होकर था। यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ जरूर। तो इसके पीछे कारण क्या थे? रघुजी भोंसले का क्या रोल था इसमें? देखिए, रघुजी भोसले नागपुर के शासक थे। उनकी राजनीतिक कसरतें थीं। जब वो पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पूरब की तरफ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तरफ ध्यान दिया। और सुना है बंगाल के नवाब के ही कुछ दुश्मन उन्हें बुला रहे थे। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। तो रघुजी ने अपने प्रधानमंत्री भास्कर राव पंडित को फौज के साथ बंगाल भेजा। किस लिए? चौथ वसूली के लिए। अच्छा, ये चौथ क्या था? संक्षेप में थोड़ा बताएंगे? चौथ, हाँ, वो एक तरह का टैक्स था। आप समझे कि सुरक्षा शुल्क जैसा। मराठे अपने असर वाले इलाकों से वसूलते थे और झारखंड का इससे कनेक्शन ये बना कि वो बंगाल जाने का रास्ता बन गया। लगता है मराठे झारखंड पर अपना दावा भी समझते थे। तो पहला हमला कब हुआ? 1742 में? जी, 1742 में भास्कर राव पंडित ने किया। छत्तीसगढ़ के रास्ते से वो झारखंड में घुसे, रामगढ़ के पास से निकले और पंचेत में काफी लूटपाट की। नागवंशी इलाके से तो गुजरे ही होंगे। लेकिन फिर अक्टूबर 1742 में कटवा में अलीवर्दी खान से हार गए। हाँ, और उड़ीसा के रास्ते वापस चले गए। पर कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ मराठा सैनिक वो वैरागी या साधु का भेष बनाकर लूटपाट करते रहे। अच्छा। हाँ, जिन्हें बाद में अलीवर्दी ने रामगढ़ की तरफ खदेड़ा। यानी मामला शांत नहीं हुआ। अगले ही साल 1743 में फिर हमला। इस बार कौन आया? इस बार खुद रघुजी भोंसले, बड़ी फौज लेकर उसी रास्ते से। अरे बाप रे! तब नवाब और मुगल बादशाह ने पेशवा बालाजी राव से मदद मांगी। पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री। तो पेशवा के आने की खबर से रघुजी थोड़ा घबरा गए। वो कटवा से मानभूम की तरफ भागे। पेशवा ने पीछा किया? हाँ, मानभूम तक पीछा किया। फिर रघुजी नागपुर लौट गए। और दिलचस्प बात यह है कि पेशवा भी वापसी में झारखंड से ही गुजरे, अप्रैल 1743 में, शायद बुंडू के पास से, जिसे पुराने कागजों में बेदुगढ़ लिखा गया है। बाप रे! लगातार सेनाओं का आना जाना, इसका झारखंड पर राजनीतिक असर क्या पड़ा? लगता है बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। बहुत बड़ा। असल में यहाँ मुगलों का जो थोड़ा बहुत असर था वो लगभग खत्म हो गया और मराठों का दबदबा बन गया। स्थानीय राजाओं पर क्या असर हुआ? नागवंशी, चेरो? उन पर बहुत असर पड़ा। नागवंशी और पलामू के चेरो शासक ये खास तौर से प्रभावित हुए। फिर वो एक संधि भी हुई थी ना, पेशवा और रघुजी के बीच, अगस्त 1743 में। जी हाँ, 31 अगस्त 1743 को उस संधि ने क्या किया कि मराठा सरदारों के बीच इलाके बांट दिए। अच्छा, कैसे? मोटे तौर पर कहें तो मालवा, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद का इलाका पेशवा को मिला और अवध, बंगाल, बिहार का जो बाकी हिस्सा था, जिसमें झारखंड भी आता था, वो रघुजी भोंसले के हिस्से आया। ओहो, तो इसका मानभूम, छोटा नागपुर खास, पलामू, ये सब सीधे मराठों के क्या कहते हैं, शोषण क्षेत्र बन गए। बिल्कुल। और ये करीब करीब 19वीं सदी की शुरुआत तक चला। लेकिन इसका एक और पहलू भी था शायद। स्थानीय शासकों ने क्या किया? हाँ, ये दिलचस्प है। बाहरी दखल कम हुआ तो झारखंड के स्थानीय शासकों ने बंगाल, बिहार की जो ढीली ढाली मुगल सत्ता थी उसे मानना लगभग बंद कर दिया। अपनी ताकत बढ़ाई। हाँ, अपनी स्थिति मजबूत की। कुछ बड़े जमींदारों को भी काबू में किया। यहां तक कि 1765 में मोहम्मद रजा खान का जो बंदोबस्त था, लगान वाला, उसमें झारखंड का जिक्र एक स्वतंत्र इलाके जैसा मिलता है। यानी कुछ समय के लिए झारखंड लगभग आजाद हो गया था किसी भी बाहरी ताकत से। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये तो राजनीतिक असर हुए। सामाजिक आर्थिक तौर पर भी कुछ हुआ? हाँ, हालांकि वो उतना सामने नहीं आता। पर देखिए, मराठों के डर से कई इलाके तो उजड़ गए, लोग जंगलों में भाग गए।
लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि कुछ हमलावर सैनिक यहीं बस गए। सच में? हाँ, जैसे पलामू में मरहटिया और पेशका नाम के गांव हैं। हाँ। रांची में भी एक पेशका है। हाँ। ये नाम उसी दौर की तरफ इशारा करते हैं। पक्का सबूत नहीं है पर मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि पेशवा की वापसी पलामू से हुई हो। और जो सीमावर्ती इलाके थे उनका क्या हुआ? वहां मुश्किल बनी रही। अच्छा। पलामू, छोटा नागपुर खास, मानभूम के वो इलाके जो सरगुजा, जसपुर, गंगपुर जैसे मराठा आश्रित राज्यों से लगते थे, उन पर दशकों तक हमले और लूटपाट चलती रही। तो वो पेशवा रघुजी संधि से संकट टला, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पर इन सब घटनाओं का सबसे दूरगामी असर क्या मानते हैं आप? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसका सबसे अहम पहलू यह है कि इस पूरी उथल-पुथल ने शायद अनजाने में ही झारखंड में अंग्रेजों का आने का रास्ता साफ कर दिया। अच्छा। मतलब एक तरह से जमीन तैयार हो गई। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह का सत्ता का खालीपन सा बन गया था, जिसे भरने के लिए फिर अंग्रेज आए। कुल मिला के देखें तो 18वीं सदी में मराठों का झारखंड से आना जाना यहाँ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मुगल असर खत्म हुआ, मराठा असर शुरू हुआ, और बीच में स्थानीय शासकों को थोड़ी आजादी भी मिली। हाँ। और इसी सब घालमेल ने, जैसा मैंने कहा, भविष्य में अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया। सामाजिक तौर पे भी निशान रह गए। कुछ इलाके उजड़े, पर पलामू में मरठिया और पेशखा जैसे शायद कुछ नए गांव भी बसे। ये सोचने वाली बात है कि अगर ये मराठा प्रभाव बना रहता और अंग्रेज ना आते, तो आज झारखंड का राजनीतिक और सामाजिक नक्शा कैसा होता। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है।